चलिए फिर, ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो कल जो हमने आपको पढ़ा था, याद है कुछ? क्या पढ़ा था कल हमने? कल हम आपको पढ़ाते वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव के बारे में। और जहाँ तक मुझे पता है कि वैद्युत विभवांतर तो आपका हो गया था कंप्लीट, है ना? बाकी क्या है? वैद्युत विभव। तो अब उसी में जो अगला हेडिंग है, मतलब उसी में, उसी के अंदर जो टॉपिक है कौन सा है वो? वैद्युत विभव। क्या है? ये तो बच गया था ना अभी हमारा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना कि हमारी वैद्युत विभवांतर की डेफिनेशन तो हो चुकी थी, लेकिन वैद्युत विभव की डेफिनेशन नहीं हुई थी। ठीक है, अब देखो देख, इसमें डेफिनेशन कैसे होगी? बड़ा इजीली तरीका है। देखो देख, मैं इसको आपको इसी सिखाता हूँ। देखो, विभवांतर की परिभाषा से। किससे? विभवांतर की परिभाषा से। आप लोगों को पता है कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या था? डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, या क्यू नॉट, जो भी आप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो है विभवांतर। विभवांतर क्या आता था? दो बिंदुओं के बीच में अंतर है। और विभव क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक बिंदु लेना आपको, या तो वी ए हो या फिर क्या हो? वी बी हो। बाहर कौन सा है? वी बी है, और वी ए क्या है? अंदर है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो बिंदु बी है ना, वो बाहर, मतलब वो अनंत पर है। कहाँ पर है? हमें नहीं पता कि भाई कहाँ पर है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और जब कोई बिंदु अनंत पर होता है तो उस पर विभव कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? अनंत पर कोई यदि बिंदु होगा तो उसका विभव हमेशा शून्य होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर भी विभव कितना होता है? शून्य ही होता है। वजह, क्योंकि पृथ्वी को हम जो है ना अनावेशित चालक मानते हैं। क्या मानते हैं? अनावेशित का समझते हैं मतलब आप जिस पर आवेश ना हो, मतलब चाहे तो आप इसको, ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, आप लोग जानते ही है ना। इसको आप चाहे थोड़ा चार्ज दे दो, या कुछ आवेश इसको दे दो या ना दे दो, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई इतनी बड़ी पृथ्वी है। आपको जानते हैं कि पूरी बिजली तो यहीं पर बन रही है पृथ्वी पे, कहीं और थोड़ा बन रही है। ये तो पक्का जानते हैं आप लोग। अगर बाई चांस, चलो आप वो बड़ी है, वो लाइन देखी आपने, एच की लाइन जो है जा रही है, पता है ना? एक एच की होती है, एक एल की होती है, जानते हैं इनके बारे में आप लोग? नहीं जानते? नहीं जानते एच की एल की? देखो, एच की का मतलब होता है हाई टेंशन। क्या होता है? हाई टेंशन। और एल टी का मतलब होता है लो टेंशन। ये जो आपके घर में आती है ना, ये वाली लाइट, ये एल टी होती है, इसको लो टेंशन बोलते हैं। और जो आपने बड़े बड़े खंभे देखे होंगे ना, जिनकी वोल्टेज लगभग लगभग 30,000 या 50,000 1 लाख से ऊपर होती है, वो होती है एच टी, हाई टेंशन। उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होता है। पता भी होगा आपको, आपने इस टाइप की कुछ कहानी सुनी होगी कि भैया जो यहाँ पर बड़ी लाइन होती है उसके पास मत जाना, नहीं तो वो नीचे से खींच लेती है। सुनी है इस टाइप की चीज़ें? सुनी है नहीं? क्योंकि उसका जो वायर है, जैसे ये वायर है, इसका इतनी दूर में कि उसका वो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हिस्से में आ गए तो समझो ऊपर गए। समझे नहीं बात को? ये वजह होती है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत हैवी होता है। और ये वाली जो हमारे जो घरों में आती है, इसका बहुत लो रहता है। अगर आपका हाथ यहाँ भी, तो यहाँ से भी नहीं खींचता, है ना? इतनी दूर पे तब भी नहीं खींचेगा, पता भी होगा ना। लेकिन अगर वहाँ पर ये तार है, यहाँ पर भी हो, समझो गए। होता है ना ऐसा मामला। ये एच की शक के केस में होता है ऐसा, ठीक है ना बात? तो अगर बाई चांस आप ये समझो, उस एच की लाइन का तार यदि धरती पर गिर जाए, किस पर गिर गया, तो क्या धरती में पूरी में करंट आ जाएगा? नहीं होता ना, क्योंकि पृथ्वी अनावेशित चालक है। वो क्या कर लेती है? उसको अपने अंदर सोख लेती है। समझिए नहीं बात को? तो इसलिए वो सब कुछ जीरो कर देती है। हाँ, लेकिन जहाँ वो तार पड़ा होगा, यदि आप तार के पास में गए, तो वहाँ पर तो देखो करंट लगेगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिरा कि भाई पूरे एरिया में करंट फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? ये क्लियर सी बात है ना? क्योंकि पृथ्वी क्या होता है? एक बहुत बड़ा अनावेशित चालक है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि पृथ्वी भी अनावेशित चालक की तरह काम करती है। और अनंत मतलब हमें नहीं पता कितनी दूर है वो, तो इसलिए इस पर विभव की तरफ आ जाता है जीरो। तो इसमें से एक बिंदु को हम जीरो कर देंगे। किसको कर देंगे? बिंदु बी को। किसको कर देंगे? बी को। तो हमने ये बात लिखनी है, यदि बिंदु बी, कौन सा बिंदु? बिंदु बी अनंत पर हो। किस पर हो? अनंत पर हो। तो वी बी आपका चेंज हो जाएगा वी अनंत में, और इसका मान कितना हो जाएगा? जीरो। कितना मान आ जाएगा इसका? क्लियर है? तो इसलिए जो आपके पास में वैल्यू है वी ए माइनस, यहाँ पर हो गया वी अनंत बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो वी ए माइनस जीरो बराबर क्या हो गया? और वी ए की वैल्यू कितनी आ गई है? डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। तो बस ये रही आपकी क्या ना परिभाषा। बस ये आपके, देखो पहले इसको समझ लेना, फिर बाद में आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए हो गया है।
सही है, ठीक है। तो पहले इसको समझ लो कि परिभाषा क्या लिखेंगे, है ना, क्योंकि मैं इसके बाद में सीधे इसकी परिभाषा लिखाऊंगा विद्युत विभव की। क्या होगा, देखो पहले हम किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को ला रहे थे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, पक्की बात है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम किसी परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, लेकिन अनंत से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से केवल एक बिंदु तक। कहाँ से ला रहे हैं, एक बिंदु तक। इस बार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं है, इस बार क्या है, एक बिंदु तक। यानी डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी ये वाला जो परीक्षण आवेश है, जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक, क्या है, किसी एक बिंदु तक ला जाता है, तो उसे लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये परिभाषा हो जाएगी। क्लियर बात है ना ये, ठीक है, समझे ना बात को। तो आप लोग इसको लिखिए और फिर मैं आपको नीचे इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए और लिखवाना शुरू कर दूं। लिखिए, नहीं लिखा आपने, लिख लो लिख लो। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए आराम से और उसके बाद में फिर इसकी डेफिनेशन लिखवाना शुरू कर देते हैं। क्लियर है, अब लिखवाए, चलिए अब आप लोग भी लिखिए साथ साथ में, लिखिए। अतः स्पष्ट है कि जब किसी परीक्षण आवेश, और हिंदी के शब्द ना बिल्कुल सही लिखना भाई, ठीक है। किस पे मात्रा कैसे आती है कैसे नहीं आती आपके सामने है ना, देख लेना पहले, है ना, कभी मात्रा आप उल्टे सुल्टे लगाओ, ठीक है। जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक लाया जाता है, तो उसे लाने में किए गए कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कावलिंग पर, एक ही बात है, विद्युत विभव कहते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं कि इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, वो तो सीधी सी बात है, सामने है ही आपके सामने। क्लियर है, ठीक है। नहीं, उसमें डेल्टा भी है, आपने देखा होगा ध्यान से, उसमें क्या है, ठीक है, उसमें क्या है, क्लियर है ना, क्योंकि वो दो बिंदुओं का अंतर है, ठीक है ना। और ये खाली क्या आता है, कैपिटल वी। आप लिख सकते हैं कि इसे कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे आप इतना भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। आपने लिख लिया इसको, सही है, सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इच्छा होती सभी की, खैर चलिए। अब देखिए, अभी तक आपने पढ़ा है किसके बारे में, विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ी है, विद्युत विभव के बारे में पढ़ी है ना। अब देखिए थोड़ा सा चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक टॉपिक है, आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, स्कूलों में भी पढ़ा होगा, टॉपिक का नाम है, ये देखिए आपके पास सामने है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत अच्छा टॉपिक है और इसकी परिभाषा भी लिखनी है आपको, और साथ में होता क्या है आपको ये भी बताना है, ठीक है। क्लियर है। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, ये 1 E और कैपिटल E, 1 EV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे तक, ठीक है। ये मान के चलो, एक सबसे लास्ट में चैप्टर आएगा आपके पास में, वो थोड़ा केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, जिसमें हम बंधन ऊर्जा अगला वाला निकालेंगे, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। पढ़ेंगे यहाँ पर हम इसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
अच्छा, वैसे आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है कि ये किसका मात्रक होगा? क्योंकि इसमें वोल्ट आ गया है, विभव का होगा ना, बिल्कुल देख रहा है ना। लेकिन ये विभव का मात्रक नहीं है, ये कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक। कैसे है अभी दिखाएंगे आपको, चिंता मत मानो बिल्कुल भी, ठीक है नहीं बात? कैसे है कैसे नहीं है सब कुछ दिखाएंगे। क्लियर है? क्या टॉपिक स्कूल में आपने पढ़ाता है? पढ़ाया टॉपिक स्कूल में? नहीं पढ़ा? चलिए खैर कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, ये है, आपने पहले इसको समझ लो होगा क्या। डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, जो हमने पढ़ लिया है। किसकी परिभाषा है? विद्युत विभवांतर की, है ना। अगर या फिर वी बराबर लिख दो आप डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो, एक ही बात है ना। ये डेल्टा लगाएंगे तो क्या होगा? विभवांतर है, नहीं लगाएंगे तो विभव होगा। और कक्षा 10 में तो पता ही नहीं होता कि डेल्टा लगाना भी नहीं लगाना, बस चल रहा है जी एक बार विभव तो विभव, ठीक है नहीं बात? ऐसे तो चलता था कक्षा 10 में, नहीं होता है ऐसा ही अक्सर है, ठीक। हाँ नहीं 10 में भी है वैसे, लेकिन बताएगा कौन, सबसे बड़ी बात ये है ना। कोई बात नहीं खैर, ठीक है। तो ये है डेल्टा वी बराबर क्या है? डब्ल्यू अपॉन क्यू जीरो। पक्की बात है। हमें चाहिए एक तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, देखो इसके नाम में ही देखो, इसमें क्या है? एक तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। अरे एक ही क्या है? वोल्ट है। एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही वोल्ट, बस यहीं से बनना सब कुछ। कैसे बनेगा? देखो देखो, अगर इसमें डेल्टा वी का मान हो गया 1 वोल्ट, कितना हो गया? 1 वोल्ट, समझ के। और जो आपके पास में आवेश है ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं ना, और कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जानते हैं ना इतना पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होगा? डेल्टा वी का मान एक ही, समझ गए। तो जरा ये मान इसमें रख के देखो, इसमें रखो, डेल्टा वी का मान हमने कितना रख दिया? 1। डब्ल्यू सेम, ठीक है। इसका मान कितना रख दिया? 1 इलेक्ट्रॉन, ये है वी, समझ गए। इसकी इधर हो जाएगा गुणा, तो बोलो क्या होगा? 1 ईवी हो जाएगा, हो जाएगा। डब्ल्यू का बराबर क्या हो गया? और डब्ल्यू क्या है? कार्य। और किसके बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, समझ गए नहीं किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? होगी नहीं बात क्लियर? किसका मात्रक है? कार्य का। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तो हुआ इसका क्या नाम आपकी, ये तो हमने बताया कि मात्रक किसका है। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखो ये जो आपको समझा, बिल्कुल इसी के बेस पे ही आपको परिभाषा लिखनी है, समझ गए। कुछ भी याद नहीं करना है आपको। दो चीज तो समझ में आ रही है कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है, और परीक्षण आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो तब कार्य कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कैसे परिभाषा लिखी जाएगी कि यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, क्या है शुरुआत तो यहीं से होगी, यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी, जहां पर परीक्षण आवेश लिखते थे ना, वहां पर लिखेंगे किसी एक इलेक्ट्रॉन को, या फिर क्या हो? किसी इलेक्ट्रॉन को, क्या है? किसी, देखो जो आपने डेफिनेशन उसकी लिखी ना विद्युत विभवांतर की, देखो देख उसमें कुछ शब्द बदलेंगे, सिर्फ शब्द बदलेंगे और कुछ नहीं होगा, सेम वही परिभाषा होगी। देखो देख कैसा होगा कि जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, जहां पर आपने लिखा किसी परीक्षण आवेश, तो वहां पर लिखा जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा जाएगा वहां पर? किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है। हाँ समझ गए? यहां तक लाया तो होगा पक्का। और उनके बीच, देखो यहाँ पे भाषा बदल जाएगी, और उनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सीधी सी बात ही है। अन्य भाषा में थोड़ी सी भाषा बदली है, परिभाषा हुई है सेम बिल्कुल। क्या हुआ है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जाता है, और उनके बीच उत्पन्न विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बस ये परिभाषा है, समझ गए? ठीक है, तो चलिए अब लिखवाता हूं। ठीक है, अब पहले इसको साफ करता हूं, फिर बाद में लिखा जाएगा सब कुछ, ठीक है। अभी लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, और अब हम इसके बारे में लिखेंगे। सही है ना सब कुछ? ठीक है, चलिए देखिए। जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से
दूसरे बिंदु तक लाया जाता है और उनके बीच उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये हो गई जी आपके सामने परिभाषा। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अब इसने क्या 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 बात दी है कि जो आवेश है Q0 वो हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ पक्का। और विभवांतर कितना हो गया डेल्टा वी का मान 1 वोल्ट, और कार्य कितना हो जाएगा W कितना आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहीं पे आपके पास में ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में क्या नाम जूल में संबंध भी निकलेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, चूंकि विभवांतर किसकी परिभाषा से भाई, विभवांतर से लिख दो बस सीधा, या फिर ऐसे लिखो विभवांतर की परिभाषा से। क्या लिखो, विभवांतर की परिभाषा से। कैसे, डेल्टा वी बराबर क्या फॉर्मूला है W/Q0। जरा इसका मान रखो कितना है 1 वोल्ट ही तो है, इसका मान कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो है। और इसका मान कितना Q0 का 1.6 × 10⁻⁻�19। तो चलो अभी इसको W लिख लो, खाली बताऊंगा क्यों। तो W के बराबर आ गया है 1, जब इसको कैसे में होगी तो 1.6 × 10⁻⁻19 ही आएगा नहीं आएगा। और W का मात्रक क्या होता है वैसे कार्य का, जूल। क्या होता है मात्रक, और W कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके बराबर हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो ये भी आपको संबंध पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध होता है। जिस प्रकार से आपने कभी कक्षा 10 में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा कि किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है, पढ़ा था कक्षा 10 में, मैं 10 में था, क्या बात कर रहे हैं आप, किलोवाट घंटा व जूल में संबंध पढ़ा होगा आपने। ठीक है, सेम ऐसे ही था, याद नहीं है आपको, क्या बात कर रहे हैं यार आप। ठीक है, हो गया है। तो ये साथ साथ में आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में जूल में क्या संबंध है वो भी है, दोनों डेफिनेशन एक साथ है। डेफिनेशन तो हो गई, साथ में संबंध भी होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऑप्शनल आते हैं ना 4 सवाल, पता है, वहां पर भी आ सकता है, होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, 4 ऑप्शन होंगे। शायद ये वाले तो सेम होगी, लेकिन 10 की पावर गड़बड़ होगी, कहीं पर -19 होगा, कहीं पर 13 होगा, कहीं पर 9 होगा, कहीं पर 10 होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कितना होता है करेक्ट -19, और भूल के बिल्कुल आप मत कर देना ये क्या है जूल है। ठीक है, नहीं बात क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए, आपने अभी तक पढ़ा है वैद्युत विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में पढ़ लिया, वो साथ में किसके बारे में पढ़ लिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। कभी आप देखो पीछे का वोल्ट है और मात्रक सीधा टिक कर दो, किसका विभव का, हो सकता है कि ऑप्शन में ये आ जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, वहाँ पर कार्य भी लिखा होगा, विभव भी होगा लिखा हुआ, कहीं पर धारिता भी लिखी हो सकती है, आवेश भी लिखा हो सकता है, और बस वोल्ट देखा टिक सीधा विभव है। ये गलती मत करना, ठीक है नहीं बात, क्योंकि समझना है, वैसे भी हमने आपको बता दिया कि होता कैसे। क्लियर है। अब जो आर्टिकल है वो थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल चलेगा, है ना। जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, एक आवेश था और एक क्षेत्र था ना, आवेश और वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे कि अगर ये आवेश है तो इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है वो क्या है वैद्युत क्षेत्र है। ये तो है ना, या कुछ अलग था वो, इतना था तो देखा था ना आपने, क्या नाम पिछला जो चैप्टर देखा है, ध्यान से देख लिया ना जा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो अब देखिए, अब आपके पास में कोई आवेश है ना, कोई आवेश रखा आपके पास में, जैसे कि वहां पर आपने निकाला था बिंदु आवेश के कारण निकाली थी आपने वैद्युत क्षेत्र निकाला था, तो अब आप निकालेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या निकालेंगे, जिस प्रकार से आपने एक आर्टिकल किया था ना
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, याद है। इसी प्रकार से सेम आप करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। और यदि आपको याद होगा पिछले चैप्टर में तो क्या आता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, क्या होता था Q अपॉन, याद है तो पक्का या नहीं याद है। मात्रक क्या होता था ई का, ई का मात्रक क्या होता था वैद्युत क्षेत्र का, ई का मात्रक क्या है। ये बड़ी समस्या है भाई, छोटी छोटी राशियों के मात्रक पता होना चाहिए। न्यूटन प्रति कूलम क्या होता था, करेक्ट फॉर्मूला ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो भी तो है। एफ क्या है, ऊपर बल है ना, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, नीचे क्या है क्यू, क्यू मतलब क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, तो मात्रक क्या हो गया न्यूटन प्रति। ये चीजें पिछले चैप्टर में बहुत ध्यान से समझाई गई है, ठीक है नहीं बात। क्योंकि देखो एक बात और समझनी है, पता है क्या समझनी है, जब आपके पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल तो आएंगे ऐसा कुछ नहीं है, 70 नंबर का पेपर आएगा तो 30 नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं इसमें, समझिए नहीं बात को। और लगभग 20 से 25 नंबर के होते हैं आर्टिकल्स, समझ गए। और 10-15 नंबर की होती है थ्योरी लिखने की, जिसमें सिंपल परिभाषा आती है लिखने की, जैसे कि आप पूछ लें कि भाई वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, इस टाइप से, समझिए नहीं बात को। लेकिन अधिकांश जो पेपर होता है 50 नंबर का वो आर्टिकल और प्लस न्यूमेरिकल्स का होता है, ठीक है नहीं बात। और एक बात याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, मानने के बाद आपसे वैद्युत क्षेत्र निकलवा किस सवाल में, और आपने ई बराबर आपका आंसर आ गया 50, क्या आ गया, और आपने पीछे न्यूटन प्रति कूलम नहीं लिखा, भले वो सही था बिल्कुल सवाल, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि से वो गलत है। क्यों, क्योंकि आपने इस चीज़ का क्या नहीं लिखा है, मात्रक नहीं लिखा, तो मात्रक लिखना अनिवार्य है, इतना याद रखिए। बात वही आ जाती है कि फिजिक्स में क्यों जरूरी है, आप ये समझो, आप अपने दैनिक जीवन में भी देखो ना चीज़ें। सपोज कीजिए आप दुकान पर गए हैं, आपको आलू ले रहे हैं, क्या लेने हैं, तो आलू जाके तो बोलेगा कि भैया मुझे 5 किलो आलू दे दो, ऐसे तो बोलते होंगे ना, या वैसे बोलोगे भैया मुझे 5 आलू दे दो। अरे 5 के पीछे कुछ ना कुछ तो लगाओगे ना, उसी तो समझेगा कि भाई वो 5 किलो मांग रहा है कि या 5 ग्राम मांग रहा है, क्या मांग रहा है, समझे नहीं बात को। मानने के बाद आपको दूध लेना है, आपने कहा कि भाई मुझे 5 लीटर दूध दे दो, तो वो मात्रक हुआ ना लीटर, आयतन का मात्रक होता पता भी होगा आपको, ठीक है नहीं बात। इसी प्रकार से मात्रक लगाना अनिवार्य होता फिजिक्स में, ठीक है, क्लियर है। चलिए खैर, तो अब जो आर्टिकल है जैसे आपने वहां पर किया था सेम वही है। अगेन क्या है, बिंदु आवेश, क्या है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है ना, बहुत अच्छा आर्टिकल है। और मुझे लग रहा है कि आपने ये स्कूल में भी किया होगा, किया है कि नहीं किया है, याद है क्या आता बताओ मान इसका, V इक्वल टू क्या बता, कुछ याद नहीं, चलो कोई बात नहीं छोड़ो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ये एक आवेश है, किस पर है बिंदु O पर है, ये रखा आपका प्लस Q, कौन सा आवेश रखा है, और ये है इधर, हमें नहीं पता भाई कहाँ पर है, अनंत मान लिया हमने, क्या मान लिया इधर, ठीक है अनंत से लाए हैं। और जब आवेश प्लस का है तो आपको पता होना चाहिए कि दिशा इधर को होती है, पता ना आपको, E की दिशा भी इधर को होगी और बल की दिशा भी, हमने ये बात आपको पिछले चैप्टर में बताई भी है कि प्लस के कारण दिशा बाहर की ओर होती है और माइनस के कारण अंदर की ओर होती है, ये बात हमने पिछले चैप्टर में समझा रखी है आराम से, ठीक है क्लियर है। अब देखिए सपोज करो ये आवेश था यहाँ पर, ये पहले आया इस बिंदु पर B पर, ठीक इस पर आ गया है A पर, और हमें निकालना है बिंदु P पर, इस पर निकालना है बिंदु, और ये है प्लस Q0, कौन सा आवेश है, क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण का टेस्ट चार्ज, अंग्रेजी में बहुत बढ़िया नाम है टेस्ट चार्ज, परीक्षा में बोलने में तो थोड़ा अजीब सा कहा लगता है ना, तो ये टेस्ट चार्ज बढ़िया है ना, चलो खैर कोई नहीं है, ठीक है समझिए बात को। तो हमने क्या किया है कि हमें लाना है बिंदु इस पर, जिसकी दूरी कितनी है R है, और सपोज कीजिए जो बिंदु B है उसकी दूरी कितनी है, और ये जो छोटी सी दूरी थी ना दोनों के बीच की, ये सपोज करो हमारी dx है, कितनी है, अगर किसी भी वेरिएबल के सामने d लग जाता है ये अवकलन को दर्शाता है, और ये बहुत सूक्ष्म दूरी या सूक्ष्म चीजों को दर्शाता है, पता भी होगा आपको है ना। इतना आपको पता होना चाहिए कि अवकलन बड़ी चीज को छोटी में दर्शाता है और समाकलन छोटी को बड़ी में दर्शाता है, ये काम होता है अवकलन समाकलन का, ठीक है। आप लोग गणित वाले हैं, पढ़ लिया है अवकलन समाकलन, समाकलन पे चल रहे हैं, इंटीग्रेशन में आ रही है, चलो बढ़िया बात है, ठीक है खैर कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो चित्र कैसे बना है बात समझ में आ रही है।
आवेश था अनंत पर, ठीक है। पहले किस पर आया बिंदु बी पर, फिर किस पर आया है ए पर, और हमें निकालना है बिंदु पी पर। हमें किस पर निकालना है बिंदु पी पर। यदि आपको याद होगा सेम ऐसे ही हमने विद्युत क्षेत्र भी निकाला था, अगर आपने वहाँ पे आर्टिकल किया होगा ना तो आपको पता भी होगा, ठीक है। तो अब इसके बारे में लिखेंगे कैसे, देखो बी से ए के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि छोटी सी दूरी है तो हमने डी एक्स मान लिया, और बी तक की दूरी कितनी है हमारे पास में एक्स है, और बी तक की कितनी दूरी है आर है। क्लियर है, ये तो हमारा चित्र है। जो चित्र में बना हुआ है वो थोड़ा सा चित्र को यहाँ पर डिफाइन भी करना पड़ता है, समझिए नहीं बात को। जब आर्टिकल सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा चित्र को क्या करना पड़ता है आपको, डिफाइन, कि चित्र में आखिरकार लिखा हुआ क्या है, थोड़ा समझाने के लिए। कैसे लिखेंगे, माना बिंदुओं पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है, क्या लिखेंगे, सुन लो पहले, माना बिंदुओं पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है, ठीक है, जिसके विद्युत क्षेत्र में, जिसके विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को, किसको, प्लस क्यू जीरो को अनंत से बिंदु, अनंत से बिंदु पी तक लाया जाता है, ठीक है, समझ गए। और जिसके लिए डब्ल्यू कार्य करना पड़ता है, चाहे ये बात लिखो या ना लिखो कोई जरूरत नहीं है। वैसे ध्यान लो कि अनंत से बिंदु पी तक लाया जाता है, और जहां विद्युत विभव की गणना करनी है, बस खत्म बात। और ये ए बी सब बाद में आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। बताइए बात समझ में आई क्या, हल्का सा डिफाइन करना है। क्या डिफाइन किया हमने, कि माना बिंदुओं पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है, जिसके विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को अनंत से बिंदु कहाँ तक पी तक लाया जाता है, जिसकी दूरी कितनी है आर है, और जहां पर विद्युत विभव की गणना करनी है, बस इतना लिखो, फालतू कुछ मत लिखो, ठीक है। तो ये बात लिखनी अनिवार्य है, तो लिखना शुरू भी करो, ठीक है। पहले चित्र बना लो, चित्र बन गया है, क्योंकि फिर बीच में जो है ना फिर जगह नहीं बचेगी, साफ करना पड़ेगा मजबूरी में, हो गया, ठीक है। चित्र बन गया आपका, और चित्र बिल्कुल साफ और स्पष्ट बनाना, जहां पर दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना कि ये यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू स्थित है, जिसके विद्युत क्षेत्र, यहां पे विद्युत क्षेत्र लिखा दो ई, ज्यादा अच्छा रहेगा, ई वेक्टर में एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को अनंत से बिंदु पी तक लाया जाता है, जिसकी दूरी स्मॉल आर है। आगे लिख देना, जहां विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। बस इतना लिखो, उसके बारे में फालतू लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख लो आप लोग इसको पहले, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए हैं, तो ये तो आपने लिख लिया ना, क्लियर है। तो अब बस यहाँ पर लिख रहे हैं चित्र अनुसार, क्या लिखेंगे, क्योंकि चित्र से देखेंगे, जब आवेश प्लस की जीरो बिंदु बी पर है, कौन से बिंदु पर है, बी पर है, तो दोनों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल क्या है भाई, बताओ, आप लोगों को पता है ना। जब दो आवेश होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होती है मेजर, तो तब कूलाम का नियम लगता है, और आपको विद्युत बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ। अब बराबर 1/4π Q1 Q2 अपॉन में, ये होता है फॉर्मूला, पक्का याद है ना आपने, ये न्यूटन का नियम है, ठीक है। सॉरी न्यूटन का नहीं, कूलाम का नियम है। किसका नियम है, कूलाम। अब ध्यान दीजिए, F बराबर ये हो गया 1/4πε0, Q1 की वैल्यू क्या है, Q है, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा, बाद में लिख देना, इसकी वैल्यू कितनी है Q0, इसकी वैल्यू Q है, इसकी वैल्यू कितनी है Q0, और R की वैल्यू कितनी है X है, क्योंकि बात बिंदु B की हो रही है, बात किसकी हो रही है, बिंदु B की, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले इसको समझ लो क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल है भाई, है ना, फिर आपको पूरा समय दिया जाएगा लिखने के लिए। अब ध्यान दीजिए, हमने बल निकाल दिया, और हमें निकालना क्या है, विभव, है ना। और विभव में आपने एक चीज देखी होगी, उसमें आता है W, कार्य, क्या आता है, कार्य, कार्य आता है ना, तो हमें कार्य भी निकालना पड़ेगा,
क्या निकालना पड़ेगा, कार्य। और हमने बल क्यों निकाला है, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला था, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा, तो इसलिए हमने पहले बल निकाला है ना बात समझे। तो पहले हमारा बल निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, कार्य, क्या निकालेंगे, कार्य, और फिर हमारा क्या निकल जाएगा, विभव निकल जाएगा अपने आप। ठीक है, अब देखे कैसे होगा। तो यहाँ तक तो हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, कैसे हुआ। अब देखो, इसलिए आवेश प्लस Q0 को, आवेश प्लस Q0 को अल्प दूरी, क्या लिखते हैं इसको हम, अल्प विस्थापन लिख लो, चाहे अल्प क्या लिख दो, दूरी, dx कितनी है, खिसकाने में किया गया कार्य, क्या लिखेंगे, किया गया कार्य। अब मुझे बताओ कि कार्य का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है, हाँ बताओ। अगर आप लोगों को याद होगा तो कार्य का फॉर्मूला, वैसे तो आपने सिंपल भाषा में पढ़ा होगा, W बराबर होता है FS, है ना, यानी कि बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, लेकिन उसमें होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर, FS कोस थीटा होता है, सही पूरा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, FS कोस थीटा। अगर आपने कक्षा 11 की फिजिक्स ध्यान से पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिए, ये है W बराबर FS कोस थीटा। क्या है फॉर्मूला पूरा, FS कोस थीटा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब देखिए हमारे पास में जो विस्थापन है, जो क्या है, वो है कितना, dx, कितना है, बल तो F ही है, जब ये विस्थापन dx है तो कार्य भी क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। और मुझे एक बात बताइए, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो बल इधर को है, विद्युत क्षेत्र इधर को, हम इधर को आ रहे हैं, देखो बल तो इधर है, हम ऐसे रहे, तो कार्य कितना हुआ, नहीं एंगल कितना हुआ, 180, कितना हुआ, 180, कितना हो गया एंगल, कोस 180। और आप लोग गणित वाले बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कोस 180 का मान कितना होता है, कितना होता है बताइए, पढ़ा होगा आपने, पहला चैप्टर था आपके पास में, बस ज़्यादा मत जाओ, कोस 180 का मान होता है -1, कितना होता है, अरे आपको पता होगा ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस 180 प्लस 0 लिख देंगे, कोस जाएगा तीसरे में कोस किसका होता है, क्या 180 आप में चेंज नहीं होता है, तो खाली क्या आएगा, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, -1, सिंपल सी बात है, समझे नहीं बात को, ठीक है। नहीं ये तो पढ़े हो गए आपने, नियम, ऐसी बात नहीं है यार, ये तो है ही आपके पास में, पहला चैप्टर तो वही है, प्रतिलोम प्रत्यफलन इनवर्स वाला है, उसमें सब कुछ तो है आपके पास में निकालने के लिए, ठीक है। नहीं चलो खैर, को बात नहीं, हो गया ना। अब ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, अब ध्यान दीजिए, तो dw बराबर F dx, इसकी वैल्यू हो गई है -1, तो dw बराबर यहाँ पर हो गया -F dx। देखो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर माइनस कैसे आया है, नहीं तो यहाँ पर मैं इन 3 लाइन को ना भी दिखाऊँ और सीधा ही ब्रैकेट में लिख दूँ कि विपरीत दिशा में, क्या लिख दूँ, क्योंकि बल हम उसकी विपरीत दिशा में ले गए, अक्सर ऐसे किया जाता है कि बस सीधा क्या लिख देते हैं, विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसलिए क्या है माइनस का होगा, लेकिन आपको बताया कि क्यों हुआ है। इसी प्रकार जब हमने आपको विद्युत क्षेत्र वाला आर्टिकल करवाया था ना, अक्षय निरक्षय में, तो वहाँ पर भी बताया कि बीच में माइनस और प्लस क्यों आ रहा है, यदि आपको याद होगा तो, अगर भी आर्टिकल आपने ध्यान से किए होंगे तो, अक्षय स्थिति कौन से, निरक्षय स्थिति वाले, पता है ना कि अक्षय में क्या होता है, ई बराबर ई ए प्लस ई बी, बीच में प्लस ही क्यों आता है, और जब बीच में निकालता है तो बीच में ई बराबर ई ए माइनस ई बी क्यों आता है, वहाँ पर बताई हुई हमारी चीज़ें, वहाँ पर हमने आपको बता रखा कि फॉर्मूला क्या यूज होता है, ठीक है। चलो खैर, वो बात नहीं, ये बात समझ में आ गई ना कि माइनस क्यों आया है, नहीं तो एक तरीका होता है सीधा ही क्या लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, विपरीत दिशा में, तब ये 3 लाइन मत दिखाओ, सीधा लिख दो, ठीक है, बस ये समझाने के लिए कि आया कैसे है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, dw बराबर माइनस F की वैल्यू कितनी है, ये रही, कितनी वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q0 अपॉन में इनको में dx। तो ये तो कार्य निकला है सिर्फ इतने के लिए, लेकिन आपको कार्य कितना निकालना है, आपको तो कार्य यहाँ पर निकालना P तक के लिए, कहाँ तक के लिए कार्य निकालना है, यहाँ तक का तो कार्य चाहिए ना आपको, कहाँ तक का कार्य चाहिए आपको, P तक का, सही बात है। तो इसके लिए क्या होगा, फिर बात वही होती है, समाकलन होता है, क्या होता है उसकी स्थिति में, समाकलन होता है, ठीक है। तो अब चित्र तो आपका बन गया है ना, मैं थोड़ा चित्र को साफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए,
मैंने पहले कहा था कि पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर का दिख रहा है सही? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान दीजिए। अतः अनंत से बिंदु P तक के लिए, बिंदु P तक के लिए, किसके लिए भाई? क्योंकि अनंत से कहाँ तक आ रहे हैं? बिंदु P तक आ रहे हैं। तो ये लग जाएगा जी समाकलन। क्या लग जाएगा? ये समाकलन। और यहाँ पर 1 माइनस भी है ना, माइनस बाहर लिया मैंने, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अनंत से कहाँ तक आ गए? P तक के। P तक की दूरी कितनी है? r। अनंत पर कार्य कितना होगा? 0, क्योंकि हमें पता ना जैसे विभव 0 है तो कार्य अपने आप 0 हो जाएगा, सीधी बात है। W बराबर V क्यों नहीं आ जाएगा? जब अरे जब फॉर्मूला ये तो है डेल्टा V बराबर W अपॉन Q0, और जब इसका मान 0 है अनंत पर तो W अपने आप 0 नहीं हो गया क्या? समझिए नहीं बात को? W क्या आ जाएगा? अपने आप ही 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। कितना है? और यहाँ पर कितना है? W। P पर कितना है? W। अब देखते हैं, आपसे समाकलन तो आता है ना? आता कि नहीं आता है? अभी देख लेंगे, फिर थोड़ा बहुत देखेंगे, है ना? इसका तो खाली क्या आ जाएगा? W। पता है ना आपको? और यहाँ पे 0 से लेके W, ये है लिमिट अप्लाई होती है ना ऐसे। चलिए इसमें बाकी सब बाहर आ जाएगा, माइनस का Q0 भी और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी बाहर आ गया है। ये अनंत से लेके R, ये x की पावर 2 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की 2। समझिए ना कैसा हो गया? ये नीचे प्लस की 2 थी, ऊपर जाके किसकी होगी? समझिए ना इतना? चलिए ठीक है, लिमिट अप्लाई करनी आती है। ये क्या आ जाएगा? W माइनस 0, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस का Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। पक्का? इसका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें? x की पावर n वाला, है ना? क्या फॉर्मूला? x की पावर n+1 और अपॉन में भी n+1। पक्का ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। ये गणित वालों के साथ में बहुत अच्छी बात है कि उनको फॉर्मूले पता होते हैं। ये तो बायोलॉजी वाले तो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, समझिए ना ये बात? -2+1 अपॉन में भी क्या हो गया? -2+1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कैसा है? लिमिट हमेशा पीछे चली जाती है नियम है। चलिए W बराबर माइनस का Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये बच गया ऊपर x की पावर -1, नीचे भी क्या बच गया है? और यहाँ पे अनंत से लेके r तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? तो Q0 अपॉन में क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको लिख सकता हूँ मैं 1/x। बताओ कैसे लिख दिया, है ना? गणित वालों को पता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो x की पावर -1 है, नीचे आके किसकी हो जाएगी? वो प्लस की हो जाएगी। अब मैं थोड़ा इधर वाला साफ करूंगा, ठीक है, क्योंकि इधर आ नहीं पाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये लिख लेना इधर से। चलो अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दो। तो यहाँ पर क्या होगा? W बराबर Q0 अपॉन में क्या है भाई? 4 पाई एप्सिलॉन। लिमिट कैसे अप्लाई होगी? 1/r और -1 अनंत, क्योंकि एक बार क्या रखा जाएगा? r, और एक बार क्या रखा जाएगा? अनंत, है ना? जिससे पूछूंगा बताना मुझे अब, है ना? क्योंकि आप गणित वाले बच्चे हैं ना। बताइए मुझे। W बराबर Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 1/r। आपका नाम क्या है? अजीत? आदित्य। आप बताओ, जब अनंत से भाग देंगे तो कितना आएगा? अनंत आएगा। कितना आएगा? तुम्हारा नाम क्या है? यशदीप। तुम यशदेव, तुम बताओ। अनंत से जब एक को अनंत से भाग देंगे ना तो कितना आएगा? अनंत ही आएगा। मैम कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? गणित वाले बच्चे हैं। और ये बात कक्षा 9 में बताई जाती है। अगर बताने वाले गणित के टीचर ने आपको बता होगा, क्योंकि मैं एलटी मैथ में खुद रहा हूँ। एलटी मैथ में भी मैं रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। अब लेक्चरर हूँ, अलग चीज़ है, लेकिन एलटी मैथ की मैंने नौकरी की है। मुझे पता है कि मैंने बच्चों की चीज़ें समझाई है कक्षा 9 में। ठीक है, कितना आता है? जब अनंत से किसी भी संख्या को भाग दो, भले ही ऊपर एक हो, एक नहीं, चाहे 100, 50 कुछ भी हो, अगर अनंत से भाग देंगे ना तो हमेशा कितना आता है? 0 आता है। ये बात याद रखना। और आपके पास में गणित तो पढ़ाई होगा यार, कक्षा 11 का तो पढ़ाया है। क्या ये वाली फॉर्म नहीं आई थी? फॉर्म 0/0 आई थी, उसमें क्या नाम? लिमिट में किया था नहीं? वो की थी लिमिट में, जिसमें जब कंडीशन ऐसी है तो फिर दोनों का ऊपर नीचे का डिफरेंशियल करना पड़ता है। जब ऐसी कंडीशन आती है ना कि अगर लिमिट अप्लाई करें तो ऊपर भी 0 बन जाए, नीचे भी 0 बन जाए, तो तब ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? डिफरेंशियल करना पड़ता है। पता है? गणित भी यार आपने ढंग से नहीं पढ़ा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे आराम से कि पता नहीं कोई क्या बात बता रहे, कुछ अजीब सी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है।
ये गणित में है चीज़ कक्षा 11 के में, कोई दिक्कत तो नहीं है? कितना आता है हमेशा? 0। कितना आता है? 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब डब्ल्यू के बराबर क्या होगा बताओ? 1/4 पाई क्यू 0 में आर, ये इधर लिख दिया बस, 1 इधर ये इधर, समझ गए? कार्य निकल गया। निकालना क्या हमको? विभव। क्या निकालना है? विभव। बस एक बात लिखना, अतः बिंदु पी पर विभव। क्या लिखना है? अतः बिंदु पी पर, और खाली विभव का क्या फॉर्मूला बताओ? v बराबर W/0, तो ये अकेला लिखा जाएगा। ठीक है, अब v बराबर, ध्यान दो, 1/q0 तो बाहर, w की वैल्यू क्या है? ये रही, क्या वैल्यू है? 1/4 पाई q 0 में, गणित वाले हैं, q0 से q0 क्या हो गया? तो खाली क्या बच गया? v बराबर 1/4 पाई q ये आ गया जी आपका। ठीक है, क्लियर है? तो ये होगा जी आपका प्रूफ। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया नहीं आ? बताओ, पक्का ना? एक चीज का पता चला है आज को, कौन सी बताई तुम्हें? ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और बाकी हम आपको इससे अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, काफी इतना कर सकेंगे।